एवरीवन, आज हम प्रैक्टिस करेंगे आपकी जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। अगर आप में से किसी ने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो प्लीज आप प्रीवियस क्लास देख लें ताकि आपको पता चल जाए कि हमने जर्नल एंट्रीज किस तरीके से की थी। तो चलिए शुरू करते हैं जर्नल एंट्रीज से। और जर्नल एंट्री में जो सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा वो आपके सीबीएसई 22-23 सीबीएसई सैंपल पेपर का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 पे ये क्वेश्चन आ रहा है, तो थोड़ा केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है ये और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। ध्वनि एंड इग्नोर एंड पावनी, तो 4 यहाँ पर पार्टनर्स दिए। 4 पार्टनर्स का क्वेश्चन बहुत ही रेयर दिखाई देता है। वर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे हैड एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप फर्म लास्ट ईयर ओनली टू अ वर्बल एग्रीमेंट, तो यानी कि उनके बीच में कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं है, तो उनके बीच में ओरल एग्रीमेंट है। ठीक, दे कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल इन द फर्म एंड टू मीट अदर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। Few partners also provided loan to the firm. Within a year, their conflict arisen due to certain disagreements and they decided to dissolve the firm. तो यानी कि कहानी थोड़ी सी बनाई गई है। और द फर्म हैड अपॉइंट्स मिस काव्या हु इज अ फाइनेंशियल एडवाइजर एंड लीगल कंसल्टेंट टू कैरी ऑन द डिसोल्यूशन प्रोसेस। इन द फर्स्ट इंस्टेंस Miss Kavya had transferred various assets and external liabilities to the realization account. बेटे अगर किसी बच्चे को ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं हो कि भाई रियलाइजेशन अकाउंट हम कैसे बनाते हैं, तो अभी तक डिसोल्यूशन की 2 क्लासेस में जो हमारी डिसोल्यूशन की क्लास 1 हुई, क्लास 1 में मैंने आपको रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में बताया है और क्लास 2 में मैंने आपको डिसोल्यूशन से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज बताई हैं। तो प्लीज आप इन दोनों क्लासेस को एक बार देख लें। ड्यू टू हर वेरी बिजी स्केड्यूल मिस काव्या हैज डेलीगेटेड हिज असाइनमेंट टू यू, तो आ गई बात आपके ऊपर। बीइंग एन इंटर्न इन हर फर्म ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन यू हैव ऑब्जर्व द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। तो बेटे ये सब क्या थी? एवरीथिंग वाज अ स्टोरी। ठीक, और मेन हमारे यहाँ पर 4 पॉइंट्स हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू पास दी जर्नल एंट्रीज फॉर ऑल द अबव मेंशन ट्रांजेक्शंस। तो मेन कंटेंट यहाँ का है 4 एंट्रीज फॉर 4 मार्क्स। तो चलिए आते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज पर। अब यहाँ आपको आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन भी दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ हम यहाँ पर इसकी जर्नल एंट्रीज भी करेंगे। और जर्नल एंट्री की बात करते हैं। बेटे देखिए ये मैं आपको करा रहा हूँ प्रैक्टिस। सिखाने वाली बात मैंने आपसे लास्ट क्लास में की है। अगर किसी बच्चे को सीखने में डाउट हो कि जर्नल एंट्रीज कैसे बनती हैं, ऑल्दो मैं यहाँ पर सिखाने की भी कोशिश करूंगा, तो आप जो है एक बार पिछली क्लास जरूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखी तो। अब देखिएगा, ध्वनि's लोन ऑफ 50,000 टू द फर्म was settled by paying 42,000। बेटे ध्वनि's लोन ऑफ 50,000 टू द फर्म, यानी कि ध्वनि ने फर्म को 50,000 रुपीज का लोन दिया हुआ है और हमने वो 42,000 रुपीज में सेटल करा है। यहाँ पर मेन बात ये है कि बेटे पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन जो होता है, पार्टनर्स लोन जो होता है नेवर बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक, कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है जी, तो इसका जो पेमेंट है हमेशा वो लोन अकाउंट से ही होगा। अगर पार्टनर का लोन है तो वो लोन अकाउंट ही लिखा जाएगा। अब जरा देखिएगा, ध्वनि का जो लोन था वो 50,000 है, तो हम ऐसे लिखेंगे, हम उसका पेमेंट कर रहे हैं तो ध्वनि's लोन अकाउंट डेबिट, और ध्वनि का लोन है 50,000 रुपीज का। ठीक, और हमने उसे सेटल कर दिया, दैट मीन्स हमने उसे पैसे दे दिए 42,000 रुपीज। ठीक, अब जो बैलेंस बच गया, अब आप सोचिए अगर आप 50,000 रुपीज की लाइबिलिटी को सेटल कर देते हैं 42 में, तो एक तरीके से 8,000 रुपीज का
आपको होता है एक गेन, फायदा, ठीक। और ये गेन जो है वो ट्रांसफर हो जाता है रियलाइजेशन अकाउंट में, करेक्ट। तो बेटे पार्टनर लोन की एंट्री मैंने लास्ट क्लास में भी मैंने एक एग्जांपल देकर बताई थी कि अगर जितने का लोन है उससे ज्यादा पे कर दें तो क्या होता है, कम पे कर दें तो हमें फायदा होता है, ज्यादा पे कर दें तो नुकसान होता है। तो अगर पार्टनर के लोन का पेमेंट करने के लिए अगर आपको जैसे यहाँ गेन हो रहा है तो आपने गेन क्रेडिट कर दिया। बाई चांस अगर आपको लॉस हो रहा होता, आपको 50 की जगह 55 पे करने पड़ते, तो आप क्या कर देते, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देते, जो भी अमाउंट आपको लॉस दिखाती, ठीक है। अगर पार्टनर के लोन को ज्यादा पे करने पड़ रहे हैं तो लॉस, और कम पे करना पड़ रहा है तो गेन। ये हमारी फर्स्ट एंट्री थी। सेकेंड एंट्री पे आते हैं। Pavni's loan of 50,000 was settled by giving an unrecorded asset of rupees 45,000। बहुत ही प्यारी एंट्री है, ध्यान से सुनिएगा। हमने पावनी का लोन था, तो पावनीज लोन अकाउंट डेबिट, और लोन की अमाउंट थी 40,000, ठीक है बेटा। अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर 40,000 रुपीज का लोन है और वो हमने सेटल कर दिया बाय गिविंग एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ रुपीज 45,000, तो आप ये मानकर चलिए हम जो एसेट देते हैं किसी को, अगर हम एसेट डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, चाहे वो रिकॉर्डेड हो चाहे वो अनरिकॉर्डेड हो, तो देखिए फिलहाल जैसे हमने यहाँ पर कैश दिया था तो हमने लिख दिया था टू कैश। अब हम यहाँ पर अगर सपोज करिए हम उसको एसेट दे रहे हैं, कोई भी एक एसेट दे रहे हैं हम उसको, और उस एसेट की वैल्यू है 45,000, तो हम ऐसे ही लिखना चाहिए। लेकिन बेटे हमारा यहाँ पर रूल ये होता है कि जो एसेट होती है वो हम ट्रांसफर कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, चाहे यहाँ पर अनरिकॉर्डेड लिखी हो या रिकॉर्डेड लिखी हो, तो एसेट वर्ड कभी भी यूज नहीं होगा, तो वर्ड हमेशा यूज होता है रियलाइजेशन अकाउंट। तो जब आप एसेट देते हैं तो एसेट की जगह आपको लिखना है रियलाइजेशन अकाउंट, करेक्ट। ये आपने एक एसेट दी है सामने वाली पार्टी को। अब आप एक बात बताओ, 40 की जगह 45 के आप एसेट दे रहे हो, आपको लॉस हो रहा है, और वो लॉस भी कौन से अकाउंट में लिखा जाता है, वो लॉस भी लिखा जाता है रियलाइजेशन अकाउंट में। अभी अभी मैंने यही तो बताया भाई, 40 की जगह आप 45 की एसेट दे रहे हो तो 5,000 रुपीज का आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब एक बात बताइए आप, 5,000 यहाँ डेबिट में है, 45,000 रियलाइजेशन की क्रेडिट में है, तो इन दोनों को आपस में सेट ऑफ कर देना चाहिए ना मुझे। तो बेटे इसकी एंट्री जो बनकर आएगी, इस डेबिट वाले 5 को क्रेडिट वाले 45 में से क्या कर दो, माइनस कर दो, करेक्ट। इन दोनों को आपस में माइनस कर दो, तो एंट्री बन जाएगी पावनीज लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 40,000 रुपीज, ठीक है जी। तो बेटे थोड़ा सा ना हमें अपना जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनको अप्लाई अच्छे से करना आना चाहिए आपको। तो पावनी का लोन 40 का था, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट क्यों आया, क्योंकि हम उसे 45 के एसेट दे रहे थे। बेटे डेबिट में भी रियलाइजेशन, क्रेडिट में भी रियलाइजेशन, ऐसा आपने कभी देखा नहीं होगा, तो हमने दोनों को आपस में क्या कर दिया, सेट ऑफ कर दिया, और हमारी ये एंट्री बनकर आ गई। थर्ड एंट्री पे आते हैं। Loan to Charu 60,000 was settled by payment to Charu's brother loan of the same amount, ठीक। बेटे ये हमने क्या कर रखा है, लोन टू चारू, हमने क्या कर रखा है, पार्टनर को लोन दे रखा है। तो देखिए जी, आप यहाँ पर एक बात समझिए बिल्कुल छोटी सी, अगर हम लोन की बात करें, पार्टनर के लोन की, हम पार्टनर को लोन दे भी सकते हैं, हम पार्टनर से लोन ले भी सकते हैं। अब अगर हमने लोन टू चारू, अगर हमने चारू को लोन दिया हुआ है, तो ये चारू का जो लोन है ये हमारे लिए एक एसेट है। आपको सोच कर देखिए, जब हम किसी को लोन देते हैं तो वो हमारे लिए एक एसेट होती है, ठीक है।
और यहाँ अगर हम बात करें वो सेटल्ड बाय पेमेंट टू चारूज ब्रदर, और ये हमारे लिए एक तरीके से एक एक्सटर्नल लायबिलिटी है। लेकिन जो लोन अकाउंट होता है, लोन अकाउंट, ये हमेशा पार्टनर का लोन पार्टनर के लोन के नाम से ही सेटल होता है। अब आप एक बात बताइए, एक्सटर्नल लायबिलिटी है, चारू का ब्रदर हमारे लिए एक एक्सटर्नल लायबिलिटी है, और सारी एक्सटर्नल लायबिलिटी को हम ऑलरेडी कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में। चलो 2 मिनट के लिए मैं आपको पहले एक सिंपल चीज लिख के दिखा देता हूँ, आप ध्यान से देखना इसको। मान लो चारू का ब्रदर है, तो मैं यहां पर ऐसे लिखता, चारूज ब्रदर्स लोन डेबिट टू, उसे हमने दे दिया लोन टू चारू। जो हमने चारू को लोन दिया हुआ था वो हमारे लिए एसेट थी, हमने इन दोनों को आपस में एडजस्ट करा दिया। ठीक है जी, अमाउंट भी सेम है दोनों की, 60,000 एंड 60,000, तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अब एक सोचने की बात है कि लोन टू चारू, ये जो पार्टनर का लोन है, ये तो मैंने रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करा हूं, नॉट ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन, क्योंकि बेटे पार्टनर का लोन रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होता। मैंने पहले ही आपको बता दिया, क्या हमने पार्टनर से लोन लिया हो या दिया हो, वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होता, तो ये तो अपनी जगह ऐसे ही रहेगा। लेकिन जो चारू का ब्रदर का लोन है, ये तो हमारा कहाँ जा चुका होगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो हमें क्या करना है, बस इसकी जगह इसको यहां से हटाना है और इसकी जगह आपको लिख देना है रियलाइजेशन अकाउंट। बिल्कुल सिंपल। देखिए एक बात समझिएगा, ये जो क्वेश्चन है डिसोल्यूशन की जर्नल एंट्री का, ये बहुत सिंपल तो नहीं आता पेपर में। अगर आपको बेसिक एंट्रीज मालूम है ना, तो उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आप यहाँ पर मिला मिलाकर कोई भी एंट्री बना सकते हैं। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखिए जो पार्टनर का लोन है वो अलग से ही रहता है, और जो कोई भी और लाइबिलिटी है वो रियलाइजेशन में जाती है। तो नॉर्मल एंट्री बनाओ और उसमें फिर जहां आपको लगे कि रियलाइजेशन डालना है, तो जो आपने लिखा उसको हटाओ और उसकी जगह रियलाइजेशन डाल दो। ये हमारी 3 एंट्रीज हो गई। 4th एंट्रीज पे आते हैं। इग्नोर्स लोन ऑफ 80,000 टू द फर्म, यानी कि इग्नोर लोन 80,000 टू द फर्म, तो फर्म के लिए एक लाइबिलिटी है। एंड शी टुक ओवर मशीन ऑफ ₹60,000 एज पार्ट पेमेंट। अब देखिए इग्नोर जो है, इग्नोर का जो लोन है, इग्नोर्स लोन अकाउंट डेबिट, भाई इग्नोर के लोन का पेमेंट उसके नाम से ही होगा 80। आपने उसे दे दी एक एसेट, मशीन दे दी उठाकर। अब जो मशीन है वो तो रियलाइजेशन अकाउंट में जा चुकी, तो वो चलेगी रियलाइजेशन अकाउंट में 60,000। ठीक है। अब आप सोचिए 80 का लोन अगर आप 60 में सेटल कर दोगे तो भी आपको फायदा होगा, और वो जो फायदा होगा वो भी कौन से अकाउंट में जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, कितने का, 20 का। तो आप एक बात बताइए, कभी ऐसे देखिए आपने एंट्री रियलाइजेशन रियलाइजेशन, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, ये तो मैंने आपको बस समझाने के लिए बताया। तो आप क्या करेंगे, ये वाले 20 यहाँ से हटाएंगे, ये 60 यहाँ से हटाएंगे, ये पूरा रियलाइजेशन यहाँ से हटाएंगे। सही। और यहाँ पर क्या कर देंगे, और यहाँ पर 80 कर देंगे। क्लियर। तो आपने क्या कर दिया, इग्नोर का लोन जो है सेटल कर दिया। सॉरी, एक छोटी सी मिस्टेक हुई है मुझे, एज अ पार्ट पेमेंट हुआ है, एज अ पार्ट पेमेंट। तो अगर पार्ट पेमेंट हुआ है तो यानी कि अभी हमने उसको सेटल नहीं करा पूरी तरीके से, तो हम क्या करेंगे ऐसे में, दोबारा बना देता हूँ मैं एंट्री आपके लिए। 4th एंट्री, इग्नोर्स लोन डेबिट 80, 60 की मैंने उसे एसेट दी है, तो 60,000 विल बी रिटर्न रियलाइजेशन। और फिर इसका मतलब जब पार्ट पेमेंट की बात कहता है वो यहाँ पर, दैट मीन्स टू कैश या बैंक।
बेटे जहां भी मैं कैश लिख रहा हूँ वहां बैंक लिख सकते हैं, बाकी पैसे आपने उसे दे दिए होंगे नकद। ठीक है जी, तो ये आपकी 4 एंट्री हो गई सैंपल पेपर 2020-23 की। ठीक है, चलिए अब और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो है ये एनसीईआरटी का है, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन ध्यान से करने चाहिए हमें। लैंड एंड बिल्डिंग जिसकी बुक वैल्यू 1,60,000 रुपीज है, सोल्ड फॉर ₹3 लाख टू अ ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन। अब आप एक बात देखिए, कोई चीज कितने की थी हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमारे पास तो उसे सेल आउट करके कितने पैसे आए बात उसकी है। तो जब भी हमारे पास एसेट सेल करके पैसे आते हैं हम लोग क्या एंट्री बनाते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। आप में से अगर किसी बच्चे ने अभी तक मेरी लास्ट क्लास देखकर जर्नल एंट्री रिवाइज नहीं करी है तो प्लीज आप वो कर लीजिएगा। अब आपने जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो 3 लाख रुपीज की तो सेल आउट की थी, ठीक, ब्रोकर के थ्रू, और ब्रोकर ने 2% का अपना कमीशन ले लिया। तो बेटे 3 लाख का 2% कितना होता है, 3 लाख इंटू 2%, दैट विल बी 6,000। उसने अपना 6,000 कमीशन लिया तो हमें नेट अमाउंट कितना मिला, 294। तो बेटे एसेट के केस में ना अगर कभी भी कोई ऐसा एक्सपेंस दे रखा हो तो उस एक्सपेंस को माइनस करके जो नेट रियलाइज्ड अमाउंट होती है वो हम यहां पर लिख देते हैं और नरेशन भी बना देते हैं, बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज्ड नेट ऑफ ब्रोकर्स कमीशन। आई होप क्लियर है यहां तक की बात। ऐसी कुछ छोटी छोटी और मैं आपको एंट्रीज कराता रहूंगा। इस क्लास में बस हम जर्नल एंट्री की प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। क्लास थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है लेकिन प्रोडक्टिव है। आप अगर ध्यान से करेंगे तो इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट आपके कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट पर आते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की बात की है। तो देखिए अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस आपने पे करें, फर्म का खर्चा हो रहा है, तो एंट्री बनेगी आपकी बिल्कुल सिंपल सी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, आप कुछ भी लिख सकते हैं दोनों में से, कोई प्रॉब्लम की बात यहाँ पर नहीं होती। ठीक है, ये नॉर्मल एंट्री थी कि रियलाइजेशन का एक्सपेंस हुआ है। नेक्स्ट है एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन 600 पेड बाय मोहन। तो भाई रियलाइजेशन तो डेबिट हो गई होगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट हो गया आपका डेबिट और 2 हो जाएगा। अब की बार ये एक्सपेंस किसने पे करा है, मोहन को, तो मोहन के अकाउंट में हमें लिखना चाहिए, मोहन ने पे करा है तो मोहन को इसका क्रेडिट मिलना चाहिए। तो मोहन्स कैपिटल अकाउंट एंड द अमाउंट विल बी 600 being realization expenses पेड बाय मोहन। भाई मोहन क्यों पे करेगा, खर्चा तो फर्म का है। एक तरीके से यहां पर ये कह सकते हैं कि मोहन ने पे करे, मोहन पेड ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। खर्चा फर्म का था और जब भी खर्चा फर्म का होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होता है। अगर फर्म खुद पे करती है तो 2 बैंक हो जाता है और कोई और पार्टनर पे करता है तो 2 पार्टनर का नाम हो जाता है। यही सेम एंट्री तब बनती है जब फर्म अपने पार्टनर को कुछ कमीशन देती है कि भाई तुम एक काम करो, हमारी फर्म को बंद कराने का काम तुम कर दो और बदले में हमसे कुछ कमीशन ले लेना, तो भी यही एंट्री बनती है। नेक्स्ट आते हैं, मोहन वन ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द फर्म was asked to look into the dissolution of the work। उसको बोला कि भाई फर्म के डिसोल्यूशन में तुम ध्यान दो, फॉर विच ही वॉज अलाउड अ कमीशन ऑफ ₹2,000। अभी मैंने सेम आपको बात बताई, तो रियलाइजेशन हो जाएगा डेबिट,
रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और 2 हो जाएगा मोहन्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि यहाँ पर मोहन को देखो, अगर आप मेरे बिहाफ पर पैसे दो किसी को, तो मैं वो पैसे आपके अकाउंट में डाल दूंगा। तो बस हमने मोहन को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, क्योंकि हम ये पैसे किसको दे रहे हैं, मोहन को दे रहे हैं। ठीक, मोहन के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब आगे जो भी ओरिजिनल एक्सपेंस होगा वो मोहन खुद पे करेगा। ठीक है, तो बीइंग कमीशन गिवन टू मोहन। कई बार कुछ बच्चे पूछ लेते हैं कि सर जर्नल एंट्री बनाते हुए नरेशन की रिक्वायरमेंट है क्या। तो मेरा कहना है कि बेटे बनाने से नंबर तो नहीं मिलते, लेकिन ना बनाने से नंबर कट जाते हैं कभी कभी। आप अगर 4 नंबर का पूरा क्वेश्चन करके आते हैं और उसमें से सपोज करिए आपने एक की भी नरेशन नहीं बनाई, तो टीचर कभी कभी कट कर देते हैं नंबर, आधा नंबर काट लेते हैं। तो एक एक सेंटेंस लिखना होता है, जो आपको समझ में आए वो लिख देना। मोटर कार ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 50,000 टेकन ओवर बाय द क्रेडिटर ऑफ द बुक वैल्यू 40,000 इन फुल सेटलमेंट। यानी कि एक एसेट दे दी हमने लाइबिलिटी का पेमेंट करने के लिए। वैसे तो बहुत से बच्चों को पता है कि इसकी कोई एंट्री नहीं होती। जब हम फुल सेटलमेंट में कोई एसेट दे देते हैं किसी लाइबिलिटी का पेमेंट करने के लिए, लेकिन फिर भी एक बार आपको दोबारा से लॉजिक बता देता हूँ। देखो, हमने क्रेडिटर को पेमेंट करा, तो क्रेडिटर होना चाहिए डेबिट, वो रिसीवर है, और हमने उसे क्या दे दी, हमने उसे दे दी मोटर कार, तो मोटर कार क्रेडिट होनी चाहिए। ठीक, अब समस्या ये है कि चाहे क्रेडिटर है चाहे मोटर कार, ये दोनों ही कौन से अकाउंट में जा चुके हैं, ये दोनों ही रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। ये दोनों ही रियलाइजेशन अकाउंट में चले जाते हैं। तो रियलाइजेशन से रियलाइजेशन क्या हो जाता है, कैंसिल। चाहे इन दोनों की अमाउंट ज्यादा हो या कम हो, अगर फुल सेटलमेंट हो रहा है तो उस केस में कोई भी एंट्री बनाने की जरूरत आपको नहीं होती। आई होप यहां तक की बात क्लियर है आपको। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसकी जर्नल एंट्री कुछ कुछ आप भी ना थोड़ा सा अपने साथ एक नोटबुक कोई अपना राइटिंग पैड लेकर बैठिए, और जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पर डिस्प्ले हो तो आप साथ ही साथ खुद भी उसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ ₹15,000 वर टू बी मेट बाय राहुल। देखिए लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है। वर टू बी मेट बाय राहुल मतलब वो खर्चे राहुल को ही बियर करने थे। ठीक है, वो राहुल को ही झेलने थे वो खर्चे। अ पार्टनर बट वर पेड बाय द फर्म। अब एक बात सोचो, अगर खर्चा आपको ही बियर करना था, राहुल को ही बियर करना था, राहुल की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो फर्म ने क्यों पे करे। तो अगर फर्म ने पे कर भी दिए तो फर्म इसको ऐसे मानेगी इस एंट्री को, दैट द फर्म हैज पेड ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर राहुल। ठीक है, तो ऐसे में सिंपल है, तो फर्म तो ये मानेगी कि उसने पैसे किसको दिए, राहुल को दिए, कि लो जी राहुल जी आपका अकाउंट हो गया डेबिट, हम आपके अकाउंट से पैसे काट लेंगे क्योंकि हमने आपके बिहाफ पर क्या करा है, खर्चा करा है। तो टू कैश या बैंक, अमाउंट इज 15,000 being realization expenses paid by firm on behalf of राहुल। ठीक है, आई होप क्लियर है एंट्री आपको। बेटे बहुत अच्छी एंट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आई हुई है। देखिए मैंने आपको जितना भी आज की क्लास में क्वेश्चंस करा दूंगा, बोर्ड एग्जाम में आप ये सारे रिवाइज करके जाइएगा, तो मुझे उम्मीद है कि बोर्ड में आपको इन्हीं में से एंट्रीज मिल जाएंगी। नेक्स्ट आते हैं, रमेश अ पार्टनर वॉज पेड रेम्यूनरेशन। बेटे रेम्यूनरेशन का मतलब होता है आपकी मेहनत के बदले आपको जो भी मिलता है उसे हम रेम्यूनरेशन कहते हैं। 25,000 एंड ही वॉज टू मीट ऑल एक्सपेंस। तो क्या करा यहाँ पर बेटे, ध्यान से सुनना। फर्म ने
रमेश को कुछ पैसे दे दिए और वो है अमाउंट 25,000। अब आगे जो एक्चुअल एक्सपेंस है, एक्चुअल एक्सपेंस, चाहे वो 25 हो, चाहे वो 35 हो, चाहे वो 20 हो, मतलब कुछ भी हो, उससे फर्म का कोई लेना देना नहीं है, वो रमेश खुद पे करेगा। तो हमें जो रमेश आगे एक्चुअल एक्सपेंस पे करेगा, हमें उसकी कोई भी एंट्री नहीं बनानी होती, क्योंकि हम तो फर्म के अकाउंटेंट हैं। हमें एंट्री बनानी है बस फर्म जितने पैसे किसको दे रही है, रमेश को। अब पता है बच्चे इसमें गड़बड़ क्या करते हैं, बच्चे सोचते हैं फर्म दे रही है रमेश को, तो रमेश को रिसीवर मान लेते हैं। बेटे रमेश रिसीवर नहीं है। हमें पार्टनर को जो भी देना होता है हम उसके कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं, और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करने का मतलब आप उसके अकाउंट में पैसे डाल देते हैं, उसको क्रेडिट एंट्री दे देते हैं। तो बच्चे कई बार इसमें क्या गलती कर देते हैं, रमेश को डेबिट कर देते हैं। बेटे उसको डेबिट करने की जरूरत नहीं है, आप चाहे उसे दे भी रहे हो 25,000 रुपए, तो आप उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, मान लो मैं आपको पैसे दे नहीं रहा, आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दूं, तो आपको मिल तो गए पैसे। तो फर्म यहाँ पर एंट्री बनाती है, बेटे फर्म का तो खर्चा हो ही रहा है, तो फर्म तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेगी करेगी, और इस रियलाइजेशन के पैसे जितने भी थे, जो भी एक्सपेंसेस था, दैट विल बी क्रेडिटेड टू दी रमेश कैपिटल अकाउंट। अच्छा, थोड़ा सा ना यहाँ पर आप अपनी जो 11th क्लास का जो नॉलेज होता है, थोड़ा उससे थोड़ा सा हटके जो यहाँ मैं बातें सिखा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, कि भाई कैपिटल का जो नेचर होता है वो क्रेडिट होता है। तो ये वाले जो जो आपने अगर कभी ध्यान से सुना हो, तो जो जब हम क्लास 11th में होते हैं, तो क्लास 11th में ना एक तो हमारी होती है ट्रेडिशनल अप्रोच, रिसीवर गिवर, ठीक है, व्हाट कम्स इन गोज आउट। तो कोशिश करो यहाँ पर वो मत लगाओ, यहाँ पर लगाओ मॉडर्न अप्रोच। इन एंट्रीज में लगाओ मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस और इनकम, एसेट डेबिट, लाइबिलिटी क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट, एक्सपेंसेस डेबिट और इनकम क्रेडिट। अगर इनमें से कुछ भी बढ़ रहा है, मान लो लाइबिलिटी बढ़ रही है तो उसको क्रेडिट करो, कैपिटल बढ़ रही है तो उसे क्रेडिट करो, एक्सपेंसेस अगर बढ़ रहे हैं तो डेबिट करो, और अगर इनकम जो है बढ़ रही है तो उसको क्रेडिट करो। तो बढ़ाने के लिए तो एज पर दी नेचर करो, और अगर घटाना पड़े तो इनके नेचर से अपोजिट करो। तो यहाँ पर मॉडर्न अप्रोच लगाना, तो आपको ज्यादा अच्छी बात समझ में आएगी। ये जो आपकी व्हाट कम्स इन गोज आउट वाली अप्रोच थी, वो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग यहाँ पर मत लगाना। नेक्स्ट आते हैं सी, अनुज अ पार्टनर वॉज पेड रेम्युनरेशन ऑफ 20,000। तो पहली बात तो ये एक एंट्री तो मुझे यही मिल गई कि भाई उसे 20,000 रुपीज मिलने हैं, तो फर्म के लिए खर्चा हो गया। अभी तो मैंने आगे की एंट्री भी नहीं पढ़ी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अनुज कैपिटल अकाउंट। बेटे आज की क्लास ना आपको कंपैरेटिवली थोड़ी स्लो लगेगी, आपको लगेगा सर बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे, और मैं वाकई में पढ़ा भी बहुत धीरे रहा हूँ, क्योंकि ये एंट्रीज ही कुछ ऐसी हैं, ये टॉपिक ही कुछ ऐसा है कि जिसमें हम जल्दी नहीं कर सकते। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अनुज कैपिटल बीइंग रेम्युनरेशन पेड टू अनुज। हमने तो अनुज को दे दिए भाई 20,000। ही वॉज टू मीट ऑल एक्सपेंस, अब सारे खर्चे उसको करने। फर्म पेड एन एक्सपेंस ऑफ 5,000। भाई जब सारे खर्चे उसको कर रहे हैं तो फर्म ने क्यों खर्चा करा, और अगर कर भी दिया तो ये क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा फर्म पेड ऑन बिहाफ ऑफ अनुज, कि फर्म ने ये खर्चा किसके बिहाफ पर करा है, अनुज के बिहाफ पर। ठीक है, तो दूसरी एंट्री क्या बनेगी, अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 5,000 रुपीज। अब एक बच्चे को ये लगेगा सर दोनों एंट्रीज को मिक्स कर सकते हैं। बेटे करने को तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसमें रिस्क बढ़ जाता है आपका थोड़ा सा, क्योंकि अगर एंट्री गलत हो गई,
देखिए मैं आपको बोर्ड का रूल बताता हूँ। बोर्ड में एंट्री सही मतलब सही होती है, गलत मतलब गलत होती है। अगर आपने एंट्री ठीक बना दी, अमाउंट गलत लिख दी तो भी जीरो, अमाउंट सही लिख दी, एंट्री गलत बना दी तो भी जीरो। कई बार बच्चे ये वाला अमाउंट वाला एरिया ब्लैंक छोड़ के आ जाते हैं, तो याद रखिएगा कोई नंबर नहीं मिलता बोर्ड में। ठीक, ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। जिसको एक्सपीरियंस होता है कि उसने बोर्ड की कॉपी कभी चेक करी हो तो कुछ आइडिया होता है उन्हें। बाकी लोगों को नहीं पता होता कि क्या कैसे वहां पर मार्किंग होती है। तो एंट्री सही मतलब सही, गलत मतलब गलत। आगे आते हैं, बहुत ही प्यारी एंट्री है, इसको ध्यान से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क भी कीजिएगा। देखिए, बुक वैल्यू ऑफ द मशीनरी इज 1,50,000। बहुत ही प्यारी एंट्री है, बहुत ही ध्यान से करना। देखिए हमारे पास जो मशीन है, थोड़ा सा वर्किंग नोट भी बनाना पड़ेगा आपको। जो मशीन है वो है 1,50,000 रुपीज की। मशीनरी रियलाइज्ड फॉर ₹90,000, मतलब इसमें से मैंने थोड़ी सी मशीन बेची और बेचकर मुझे कैश रिसीव हुआ 90,000 रुपीज का। ठीक, आगे लिखा बीइंग 10% लेस देन द बुक वैल्यू। और ये जो आपको मिला है 90,000, ये बुक वैल्यू से 10% कम है। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये जो अमाउंट है ये 90% के इक्वल है। बेटे यही एंट्री स्पेशल एंट्री है, प्लीज बहुत ध्यान से करना। 90,000 रुपीज तो हमें मिले हैं, लेकिन ये जो अमाउंट आपको मिली है ये बुक वैल्यू से 10% कम है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये अमाउंट बुक वैल्यू का 90% है। करेक्ट, ये जो अमाउंट हमें मिली है, जितनी भी बुक वैल्यू थी, ये मशीन जितने की भी थी, उसका 10% कम करके ये अमाउंट मिली है। अब उसकी बुक वैल्यू थी कितनी, तो इसे आप अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपका कैलकुलेट होकर आएगा 90,000। 100 उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 90 आ जाएगा डिवाइड में, तो बेटे ये आएगा 1,00,000 रुपीज। यानी कि आपने एक तरीके से, ये मैंने यहां से कैलकुलेट करा है कि ये जो मशीन मैंने बेची है ये 1,00,000 रुपीज की है, और कितने बेची है, 90 में। एक बच्चा कहने लगा कि सर हमें इसकी जरूरत ही क्या थी, हमें तो इसकी जरूरत थी कि हमने कितने में सेल आउट करी है। बेटा ऐसा नहीं है, आगे की वर्डिंग पढ़ो। रिमेनिंग मशीन, बाकी की बची हुई मशीन, जब तक ये यहां पर 1,00,000 नहीं आता तब तक रिमेनिंग मशीन 50,000 की कैसे आ जाती है। रिमेनिंग मशीन सोल्ड 20% लेस देन द बुक वैल्यू, तो यानी कि 20% लेस। तो बेटे 50,000 का 20%, 50,000 का 20% हो गया 10,000 रुपीज। तो 10,000 मैंने यहां से क्या कर दिया माइनस, तो कितना रियलाइज हुआ, 40,000 रुपीज। तो मुझे कुल मिला के 90 ये मिले, 40 ये मिले। तो मेरे पास टोटल अमाउंट रिसीव हुआ 1,30,000। तो मैं जो एंट्री बनाऊंगा वो बनाऊंगा कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,30,000 रुपीज। ठीक है, बहुत अच्छी एंट्री है। बच्चे इसमें गलती बहुत करते हैं, बच्चे 90,000 का 10% निकाल देते हैं। आप इंग्लिश समझिए थोड़ी सी, बीइंग 10% लेस देन दी बुक वैल्यू, बुक वैल्यू से 10% कम। सही, तो बुक वैल्यू ही नहीं पता अभी तो मुझे, और बुक वैल्यू पता चलेगी तभी तो ये वाला बैलेंसिंग फिगर में कैलकुलेट करूंगा मैं कि बाकी की मशीन कितनी थी। तो ये जो रिमेनिंग मशीन है ये तो तभी कैलकुलेट हो पाएगी ना जब आपने ये निकाल ली होगी। तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा और इसे जरूर समझिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹10,000 were paid by the firm on behalf of Alok, a partner, with whom it was agreed at 7,500। ठीक है, तो भैया पहली एंट्री फर्म ने एग्री करा था उससे कि हम तुम्हें 7,500 रुपीज देंगे। तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आलोक। फर्म आलोक को कितने पैसे दे रही है, 7,500। करेक्ट, और हुआ क्या, रियलाइजेशन अकाउंट पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ आलोक।
तो ये तो है एक तरीके से रेम्युनरेशन पेड टू आलोक, ये तो फर्म ने आलोक को पे कर दिए। तो बेटे रियलाइजेशन का जो एक्सपेंस है वो तो आलोक को खुद पे करना चाहिए था, लेकिन आलोक ने नहीं करा। तो अगर आलोक ने नहीं करा तो हम फर्म ने पे करा है वो आलोक के बिहाफ पर, तो फर्म तो ये एंट्री बना देगी आलोक डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। क्लियर? आलोक कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। बीइंग, अब ये एंट्री तीसरी चौथी बार आ गई, रट जानी चाहिए आपको। बीइंग फर्म पेड ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। बेटे जो भी बच्चा क्लासेस देखे ना वो पहली बार में तो ना बिल्कुल धीरे धीरे देखा करो, फास्ट फॉरवर्ड में मत चलाया करो। सेकंड या थर्ड टाइम में फास्ट फॉरवर्ड में चलाया करो, ठीक? फर्स्ट टाइम में नहीं, फर्स्ट टाइम में आराम से लिख भी लिया करो अपने पास चीजें, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, लिख लिया करो, तो मतलब कुछ फायदा होगा आपको। नेक्स्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू ₹5,000. It was agreed that the firm will pay 2,000 and balance by Ravinder, a partner. रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 रुपए हुए। फर्म कह रही है हम 2,000 रुपए देंगे बस, और बाकी रविंदर देगा। ठीक, तो आप देखिए यहाँ पर ये लग रहा है कि 3,000 रुपए रविंदर को ही बियर करने थे और रविंदर ही पे कर रहा है। तो फर्म के ऊपर जो खर्चा आ रहा है वो तो आ रहा है केवल 2,000 का। तो फर्म एंट्री बनाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। अब 2,000 से हम एंट्री बनाएंगे, बाकी जो 3,000 रुपीज बचे, अब आप सोचिएगा एक्सपेंस ऑफ रविंदर है 3,000, और पेड बाय भी रविंदर है, पेड भी रविंदर नहीं करे 3,000। तो भाई खर्चा भी उसका था, पे भी उसने करा, तो हम क्यों ये एंट्री क्यों बनाए? हम कोई एंट्री नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम किसके अकाउंटेंट हैं? हम अकाउंटेंट हैं फर्म के। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, डिसोल्यूशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू ₹10,000 पर पेड बाय अमित अ पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। तो फर्म का खर्चा है, तो फर्म का जब भी खर्चा होता है तो रियलाइजेशन हो जाता है डेबिट। ठीक है, और ये पैसे पे किसने कर दिए? अमित ने। तो अमित कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये क्लास अब मेरी नॉर्मल क्लासेस से लेंदी है, तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखें, और चाहे आप इसको थोड़े थोड़े पोर्शन में देखें, लेकिन देखें जरूर, क्योंकि मैंने इसको अलग अलग स्कैटर नहीं करा कि भाई मैं अलग अलग एक पार्ट दूं, दो पार्ट दूं, एक ही साथ पूरी क्लास दी, ताकि बच्चे को पता हो हाँ भाई ये सो क्लास देख के मेरी जर्नल एंट्रीज पूरी की पूरी रिवाइज हो जाएंगी। अभी आगे पूरे पूरे क्वेश्चन हैं, जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, पूरे पूरे क्वेश्चन है आगे, तो आप बस पेशेंस रखें और अच्छे से पढ़ें इसको, और 4 नंबर आपके 100% पक्के होंगे। तो रियलाइजेशन डेबिट टू अमित कैपिटल, तो ये बिल्कुल उसकी तरह हो गया जैसे कि फर्म पेड कमीशन टू अमित, बिल्कुल ऐसे हो गया कि फर्म ने अमित को कमीशन दे दी। तो ध्यान रखिएगा ऐसे ही होता है। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, ये पूरा एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, और जो ये लैंग्वेज मैंने ऊपर दी है बिल्कुल ये लैंग्वेज आती है। रोहित, कुणाल, सार्थक पार्टनर्स हैं एक फर्म में, उन्होंने डिसाइड करा कि वो अपनी फर्म को बंद कर देंगे। जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग आफ्टर वेरियस एसेट other than cash and bank and the third party liability have been transferred to the realization account। यही लैंग्वेज आती है कि हम सारी चीजें ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं, कैश और बैंक को छोड़कर। ठीक है, तो हमें केवल अब एसेट को बेचना है और लाइबिलिटी का पेमेंट करना है। कुणाल एग्रीड टू पे ऑफ हिज वाइफ्स लोन। अब जो मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ये बोर्ड का क्वेश्चन है, और इसके अंदर जो भी एंट्री है मैंने अलग अलग पेजेस पे डाल दी है। कुणाल एग्रीड टू पे ऑफ हिज वाइफ्स लोन ऑफ ₹60,000। अब एक बात बताइए, वाइफ का जो लोन है एक नॉर्मल लाइबिलिटी है, तो नॉर्मल लाइबिलिटी हम कहाँ पहुंचा देते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट तो हो गया डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, कौन पे कर रहा है इस लाइबिलिटी को? कुणाल्स अकाउंट, ₹6,000।
ठीक, बीइंग नरेशन यही, कुणाल agreed to pay off his wife's loan। नेक्स्ट पे आते हैं, टोटल क्रेडिटर ऑफ 40,000 रुपीज, क्रेडिटर वर्थ रुपीज 10,000। देखिए जब भी आपको लगे कुछ टूट फूट हो रही है यहाँ पर, अलग अलग कर रहा है कुछ, आप भी लिख लीजिए। अच्छा, टोटल क्रेडिटर कितने हैं 40 के, उसमें से 10,000 वाले जो क्रेडिटर है वर गिवन अ पीस ऑफ फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज 8,000 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। वो बेचारे तो कह रहे हैं भाई साहब हमें आप फर्नीचर दे दो। ठीक, अच्छा ये तो हमें ही पता है ना कि फर्नीचर 8 का है। तो मैंने अभी भी आपको बताया था कि जब हम लाइबिलिटी का पेमेंट करने के लिए एसेट दे देते हैं फुल सेटलमेंट में, तो इसके लिए तो हम कोई एंट्री बनाते नहीं। तो बाकी के क्या बच गए, 30,000 के रिमेनिंग क्रेडिटर्स हैं, बाकी क्रेडिटर्स बच गए 30,000 रुपीज के। उन्हें हमने 10%, उन्होंने हमें 10% की डिस्काउंट दे दी, तो 3,000 रुपये उन्होंने अपने कम कर दिए, बचे 27 का मैंने पेमेंट कर दिया। तो पेमेंट करने के टाइम हम क्या एंट्री बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश पब्लिक बैंक अकाउंट, दैट विल बी 27,000। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, रोहित हैड गिवन अ लोन ऑफ 70,000 टू द फर्म विच वॉज ड्यूली पेड। बेटा हमने रोहित के लोन का जो पेमेंट है रोहित के लोन के नाम से ही करेंगे, तो रोहित लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, बीइंग रोहित लोन पेड 70,000। Next, a machine which was not recorded in the books was taken over by Kunal at rupees 3,000, whereas its expected value was rupees 5,000। एक्सपेक्टेड वैल्यू से हमारा कोई मतलब नहीं है, एक्सपेक्टेशन तो कुछ भी हो सकती है। अब मशीन कौन लेकर चला गया, कुणाल। तो बेटे कुणाल के अकाउंट से पैसे काटोगे तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या कर दोगे, डेबिट। तो कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि आप उसे क्या दे रहे हो, इस रियलाइजेशन के बैक एंड पे कहीं छुपा हुआ है मशीन। बस मशीन वर्ड लिखना नहीं, लिखना क्या, रियलाइजेशन, क्योंकि मशीन ऑलरेडी कहाँ जा चुकी है, रियलाइजेशन अकाउंट में। अमाउंट लिख देंगे आप 3,000 रुपीज। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं, फर्म हैड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 15,000 इन द P&L अकाउंट ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक, अब बेटे डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस। डेबिट बैलेंस का मतलब कुछ बच्चों को नहीं पता होता, डेबिट बैलेंस का मतलब होता है डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट। अब अगर P&L अकाउंट की डेबिट साइड जिसमें कि एक्सपेंसेस होते हैं, क्रेडिट साइड जिसमें कि इनकम होती है, अगर एक्सपेंसेस साइड इनकम साइड से ज्यादा होंगे तो हमें लॉस ही तो होगा। और लॉस पार्टनर्स के अकाउंट से क्या होना चाहिए, डिडक्ट होना चाहिए। तो बेटे P&L अकाउंट तो हो जाता है क्रेडिट 15,000। अब हमारे पास कितने पार्टनर थे जरा देखते हैं क्वेश्चन की स्टार्टिंग में। हमारे पास 3 पार्टनर थे, रोहित, कुणाल और सार्थक। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन है, तो जब गिवन नहीं होता तो हम इक्वल मानते हैं। क्या मानते हैं, इक्वल। इक्वल होता है हमारा PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चलिए आगे आते हैं और हम क्या करते हैं, इस 15,000 को तीनों के बीच में इक्वल इक्वल बांट देते हैं। तो क्या नाम था इनका, सॉरी मैं नाम भूल गया, RKS। तो RKS के बीच में हम बराबर बराबर बांट देते हैं। आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट, फ्री की एंट्री होती है बेटे ये, और बहुत बार आई हुई है बोर्ड में। ठीक है, 5,000 5,000 5,000 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बीइंग
लॉस ऑन रियलाइजेशन, सॉरी, लॉस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। P&L अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं। सार्थक पेड रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ ₹16,000 आउट ऑफ हिज प्राइवेट एस्टेट या फंड्स, who was to get a remuneration of 15,000 for completing dissolution process and was responsible to bear all the realization expense। तो जरा एक बात देखिएगा, फर्म ने सार्थक को रेम्यूनरेशन दी 15,000 की और सार्थक को आगे खर्च करने पड़े 16,000। तो भाई हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, हम फर्म के अकाउंटेंट हैं, तो हम एंट्री बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, किसको दे रहे हैं हम पैसे, ये सार्थक को, तो सार्थक कैपिटल अकाउंट 15,000 15,000। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कुछ ये मैंने पूरे क्वेश्चन लिए आपके लिए, ठीक, बोर्ड में ऐसे ही आए हुए हैं क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चंस को हमने ऐसे का ऐसे ही ऑप्ट कर लिया और यहाँ पर इसको आपको कराता हूँ अभी मैं। पूरा क्वेश्चन आपको ऐसे 5 एंट्री का क्वेश्चन, 4 एंट्री का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ठीक, इसी टाइम पे ये क्वेश्चन 6 मार्क्स के भी आते थे, तो चलिए इनकी भी प्रैक्टिस करते हैं हम साथ साथ। ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं और आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन, और आप अगर ऐसे भी करना चाहें कि आप फिलहाल इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करें और 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद दोबारा यहाँ से आप वीडियो जो है कंटिन्यू करके उसके बाद आप अपने आंसर चेक करना चाहें, तो ये भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी आपके लिए। चलिए तो आते हैं इसकी फर्स्ट एंट्री पे। रेड नहीं, हमें चाहिए येलो। Give journal entries for the following transactions to record the realization of various assets and liabilities. A firm has a stock of ₹1,60,000. Aziz, a partner, took over 50% of the stock at a discount of 20%. अब देखिएगा, हमारे पास 1,60,000 रुपीज का स्टॉक है, 50% यानी कि 80,000 का स्टॉक हमारे ही पार्टनर ने ले लिया 20% के डिस्काउंट पर। बेटे 20% हो गया 16,000, तो हमारे पास आ गए 64,000, करेक्ट। तो हमने 50% स्टॉक हमारा रियलाइज हो चुका, तो हम वेट क्यों करें, हम पहली एंट्री बना देते हैं। हमारे पास पैसे आ गए, कैश अकाउंट डेबिट हो गया, और 2 हमने कर दिया यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट। तो जो हो गया पहले उसी की एंट्री बना देते हैं 64,000। उसके बाद आइए सेकेंड एंट्री पे, क्या था, रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग भी 50% ही बचा, कितने का, वो भी 80 का, और वो मैंने 30% के प्रॉफिट पर सेल करा है। तो 80,000 का 30% होता है 24,000, वो मैंने सेल कर दिया, सॉरी प्लस कर देते हैं इसको यहाँ पर 4 और 10, 1,04,000। तो हमारी जो सेकेंड एंट्री बन गई वो बन गई हमारी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब एक बच्चा कहने लगा कि सर अगर हम दोनों को मर्ज कर दे तो, बेटे मैं तो एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि जब दोनों एंट्रीज आपको अलग अलग नंबर पे दी हुई हैं तो उन्हें मर्ज करने की कोई रिक्वायरमेंट आपके लिए नहीं होनी चाहिए। थर्ड एंट्री पे आते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग जिनकी बुक वैल्यू 1,60,000 है, सोल्ड फॉर 3 लाख रुपीज टू अ ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन ऑन द डील। ये एंट्री पहले भी आ चुकी है और दोबारा भी आई है बोर्ड में, ठीक, तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान से कर लीजिएगा, आसान सी एंट्री है। तो बस सिंपल सी बात है कि जब भी आप कोई चीज बेचें, 3 लाख की आपने सेल आउट की है, 2% कमीशन, तो माइनस कर दीजिएगा कमीशन को, और जो भी आपके पास नेट अमाउंट आए
उससे आप एंट्री बना लीजिएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट विल बी 2,94,000। 6% कमी, सॉरी 2% कमीशन आपने माइनस कर दी, बीइंग एसेट रियलाइज्ड। फोर्थ एंट्री, प्लांट एंड मशीनरी बुक वैल्यू 60,000 है, was handed over to a creditor at an agreed valuation of 10% less than the book value। अब एक बात बताइए, ये सब बातों का फायदा ही क्या है? जब हम किसी क्रेडिटर को एसेट दे रहे हैं और सेटलमेंट हो रहा है, तो उस केस में कोई भी एंट्री आपको बनाने की जरूरत नहीं है। अब कुछ बच्चे ये पूछते हैं सर ये नो एंट्री लिख कर आना जरूरी है? बेटे बिल्कुल जरूरी है। नो एंट्री लिखने के भी मार्क्स है। फिफ्थ आते हैं, इन्वेस्टमेंट हुज फेस वैल्यू इज ₹4,000 रियलाइज्ड एट 50%। तो हमारे पास तो पैसे आए होंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। चाहे 50% अमाउंट आए तो हम 50% से एंट्री बना देंगे, ₹2,000 बीइंग इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड। आई होप इट इज क्लियर। आसान क्वेश्चन था बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन की फर्स्ट एंट्री देखते हैं क्या है। देयर वॉज एन ओल्ड फर्नीचर इन द फर्म विच हैड बीन रिटन ऑफ इन द बुक्स, दिस वॉज सोल्ड फॉर 3,000। बेटे एक बात बताइए, पूरी तरीके से खत्म हो गया, हो जाए, हमें क्या प्रॉब्लम है उससे? हमारे पास तो कुछ पैसा आया ही है ना, तो आप एंट्री बनाएंगे बिल्कुल सिंपल, कैश अकाउंट डेबिट और टू रियलाइजेशन अकाउंट। और ये एंट्री आपने बना दी ₹3,000 से। सेकेंड एंट्री पे आते हैं, आशीष एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट ऑफ 1,000 was written off as bad debt in the previous year, paid 60% of the amount। अब देखिए, अगर आपको किसी ने आपके पैसे देने से मना कर दिया, भाई साहब मैं आपके पैसे नहीं दूंगा, डूब गए आपके पैसे, लेकिन आप तो उससे कॉन्टिन्यूसली मांगते ही रहोगे, और तभी उसने आपको 60% दे दिए, तो आपके पास तो पैसे आ ही रहे हैं। तो बेटे जब भी पैसे आ रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और 60% अमाउंट था, दैट मीन्स ₹600। थर्ड पे आते, पारस एग्रीड टू टेक ओवर द फर्म्स गुडविल नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट अ वैल्यूएशन ऑफ 30,000। तो बेटे पारस और प्रिया कौन है? पारस और प्रिया हमारे पार्टनर है। तो पारस हमारी गुडविल लेने को तैयार है, तो पारस का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और टू हो जाएगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट। बेटे जो भी एसेट हमारी कहीं भी सेटल होगी तो रियलाइजेशन अकाउंट के ही नाम से होगी। पार्टनर के लोन को छोड़कर बाकी सब रियलाइजेशन के नाम से हम लिखते हैं। ₹30,000, ठीक, बीइंग गुडविल टेकन बाय पार्टनर। फोर्थ एंट्री पे आते हैं, there was an old typewriter which had been written off completely from the books, it was estimated to realize 400। बेटे लग रहा है हमें 400 में बिकेगा, बिके ना बिके पता नहीं। it was taken by Priya at an estimated price less 25%। प्रिया ने कहा टाइपराइटर मैं ले जाती हूँ, तो पहले तो प्रियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टाइपराइटर, टाइपराइटर कहाँ जा चुका होगा? रियलाइजेशन में, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, और 25% लेस, तो 400 का 25% हो गया 100, तो वो कितने में ले गई? 300 में। फिफ्थ, देयर वॉज 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इन स्टार लिमिटेड। हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट है, एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 2,000, हमने वो 2,000 के खरीदे थे, विच हैड बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक्स, हमने उसे अपनी बुक्स से हटाई दिया, हमने लगा 0 हुई इनकी वैल्यू। These shares are valued at ₹6 each। अब एक बात बताइए, 1,000 शेयर, ₹6 का एक आपने वैल्यू करा,
तो 600 है अब उसकी वैल्यू। These share were valued at 6 and divided among the partners in their profit sharing ratio। जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ नहीं है तो हम क्या मानेंगे, इक्वल। तो 300 रुपए के शेयर ये ले गया, 300 के ये ले गया। अब बेटे डिवाइडेड का मतलब ये नहीं है वो फ्री में ले गए, उनके अकाउंट से आपको इतनी अमाउंट कट करनी पड़ेगी। तो पारस डेबिट हो जाएगा, रियाज कैपिटल अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा, और 2 हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि बेटे ये भी एक एसेट ही तो है जो पार्टनर लेकर जा रहे हैं। बस आपको थोड़ा सा उसने लैंग्वेज चेंज करके दी और आप टेंशन में आ गए कि भाई ये क्या हो गया हमारे साथ। तो बीइंग एसेट टेकन बाय पार्टनर। आई होप इट इज क्लियर। वो हमने काफी सारी एंट्रीज की और आप आराम से इन्हें देख सकते हैं। आप भी कोई अपना क्वेश्चन कराना चाहें तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक। कोई एंट्री आप सॉल्व कराना चाहें तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसको करा दूंगा आपको सॉल्व। तो आई होप यहाँ तक की बात क्लियर होगी। तो आज हमने अच्छे से निपटाया रेजोल्यूशन में जर्नल एंट्रीज को। आप बहुत अच्छे से इन्हें करें और हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ नई वीडियोस के साथ।